हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा के दरभंगा पर। दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मुकेश कुशवाहा और एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हो गया हूं एक नए वीडियो के संग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का एक पार्ट, जिसका कि नाम है एन एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख अर्थात स्मृति लेख। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं और आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसा कि आपने समझ लिया कि एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख, स्मृति लेख, अर्थात जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में उनके कब्र या जहाँ पे उनको जलाया जाता है उसके बगल में एक शिलापट्ट पे जो कुछ उनकी याद में लिखी जाती है उसे ही हम लोग एपिटैफ कहते हैं, यानी स्मृति लेख कहते हैं। अर्थात अगर कुल मिलाकर ये कहें कि किसी व्यक्ति की स्मृति में लिखी जाने वाली चीज़ों को हम एपिटैफ कहते हैं तो गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इस कविता को लिखने वाले का नाम है वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो चलिए इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, आप जो है इस मेयर को पकड़िए और इसे हिंदी में बोल के देखिए। मेयर को जो है ना, जैसे लिखा हुआ ना MARE, इसको आप पढ़ लीजिए मरे। MARE को पढ़ लीजिए मरे। तो अब यहाँ से आप लगा लीजिए तुक्का कि मरे लोगों की एपिटैफ लिखी जाती है। एपिटैफ किसकी लिखी जाती है? मरे लोगों की ना। तो यहाँ से याद हो जाएगा कि मरे लोगों की एपिटैफ लिखी जाती है। अर्थात एन एपिटैफ जो चैप्टर है उसको लिखने वाले पोएट का नाम क्या है? तो वाल्टर डी ला मेयर। मेयर को ही आप लोग मरे करके याद रख लेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किसी भी चैप्टर को 3 सेक्शंस में बांटते हैं। पहला सेक्शन होता है कि पोएट या राइटर का नाम, फिर उसकी जीवनी और फिर लास्ट में वो कहानी या कविता। तो एक सेक्शन आपने देख लिया कि पोएट का नाम है वाल्टर डी ला मेयर। अब इनकी हम लोग जीवनी यानी कि बायोग्राफी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को इंग्लैंड के केंट के चार्ल्टन गांव में हुआ था। जैसे अपने इंडिया में है ना, इंडिया का कोई राज्य होगा, उसके अंदर कोई शहर होगा या कुछ भी होगा, वैसे इंग्लैंड के अंदर एक प्रांत है केंट, और केंट के अंदर एक गांव है छोटा सा जिसका कि नाम है चार्ल्टन। वहीं पे इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 को। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप मेरे साथ बोलिए कि गांव में 4 टन केन है। गांव में 4 टन केन है। 4 टन जानते हैं, 4 टन। और केन का मतलब होता है शुगर, यानी कि शुगर केन को कहते हैं, केन यानी कि गन्ना को। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि इंग्लैंड के चार्ल्टन के केंट के चार्ल्टन में इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 22 जून 1956 ईस्वी को इंग्लैंड के ही ट्विकेनहैम में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के ही ट्विकेनहैम में 22 जून 1956 को। तो चलिए दोस्तों, आपको इनका बर्थ एंड डेथ कब हुआ था आपने जान लिया कि बर्थ हुआ था 25 अप्रैल 1873 को और डेथ हुई इनकी 22 जून 1956 अर्थात 22 जून 1956 को। चलिए अब देखते हैं इनकी कुछ और बातें। तो दोस्तों, जब ये मात्र 4 साल के थे तो तभी जो है इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और मजबूरी में उन्हें जो है अपने परिवार वालों के साथ लंदन आना पड़ गया। तो अब मुझे आप यहाँ पे ये बताइए कि अगर किसी बच्चे के पिता की मृत्यु मात्र 4 साल में हो जाए तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी, उन पे क्या असर होगा। आप समझ सकते हैं
कि वो बच्चा जो है सेंसिटिव हो जाएगा, कुछ ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा। तो यही जो है वाल्टर डी ला मेयर के साथ भी होता है, और सेम जो है ना ये ऐसा ही सोचते हैं, और ये जो है ना बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चों के प्रति। और इसलिए जो है हम लोग इन्हें जो है कहते हैं कि बच्चों के लिए ही जो है ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, बच्चों के लिए लिखने के लिए, बच्चों के प्रति ज़्यादा सोचने के लिए, बच्चों के प्रति सेंसिटिव होने के लिए ही इन्हें जाना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है इनके बारे में एक लाइन कि ही इज प्रोबेबली बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि उन्हें सर्वाधिक जाना जाता है किनके लिए, तो बच्चों के लिए लिखने के लिए। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। कहते हैं कि वे बच्चों एवं सुपर नेचुरल की दुनिया के प्रति अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। सुपर नेचुरल का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए। सुपर का मतलब होता है बियॉन्ड, और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो जो प्रकृति से बियॉन्ड है, जो प्रकृति से बाहर है, उसकी दुनिया और बच्चों की दुनिया के प्रति जो है ना अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उनकी दो रचनाओं के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी जो दो कविताएं हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों के लिए कविताएं, एंड पीकॉक पाई वो जो है सपनों की दुनिया को बयां करती है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकॉली। यहाँ पे मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी। तो कहते हैं कि लेकिन इन गीतों में भी उदासी के तत्व जो है, अर्थात मेलनकॉली के तत्व जो है मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बचपन से ही सेंसिटिव रहे थे ना। उनके पिताजी की मृत्यु मात्र जब ये 4 साल के थे तभी हो गई थी, और इसलिए जो सेंसिटिव हो गए थे, इसलिए ये कुछ भी लिखते थे तो इनमें जो है उदासी दिखी जाती थी, झलकी जाती थी। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे कहते हैं, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि जो है हमें आधुनिक जिंदगी के अमानवीय स्थिति के प्रति सचेत कर रहे हैं। ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी हो चुकी है ना, इसमें जो अमानवीय स्थिति हो चुकी है उसके प्रति हम लोगों को सचेत कर रहे हैं कि इससे बच के रहिए। अब आगे लिखा हुआ है, ही सोज हिज जीनियस बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। वे पुराने विषयों में भी नई इंटरेस्ट डालकर अपनी विलक्षण प्रतिभा को दिखाते हैं। अर्थात कितना भी पुराना कुछ भी आपके विषय कितने भी पुराने क्यों ना हो जाएं, उनमें जो है ना ये नए इंटरेस्ट डाल देते हैं। और अगर आप पुराने विषय में नया इंटरेस्ट डाल रहे हैं, उसका मतलब आप में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा जो है प्रतिभा जो है आप में है। तो इसी को कह रहे हैं कि कवि जो है पुराने विषयों में भी नई इंटरेस्ट डालकर अपनी विलक्षण प्रतिभा को दिखाते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से 1953 ईस्वी में सम्मानित किया था। अब यहाँ पे समझिए कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय कौन है। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की महारानी है। इंग्लैंड के साथ साथ ये 15 और कॉमनवेल्थ देशों की भी रानी है। और ये जो है 1952 से अभी तक फिलहाल तक जो है इंग्लैंड की महारानी बनी हुई है। अर्थात लगभग 70 सालों से अभी यही जो है इंग्लैंड की महारानी है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में बनी थी महारानी, और अभी तक ये जिंदा है। इनका जन्म हुआ था 1926 में, यानी कि अभी ये फिलहाल 95 वर्षों की हो चुकी हैं। तो आपको याद रखना है कि इसी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इस भाई साहब को अर्थात वाल्टर डी ला मेयर को 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से 1953 में पुरस्कृत किया था। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ मेरिट एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि कॉमनवेल्थ देशों में रहने वाले किसी भी नागरिक को अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो आपको मिल सकता है, बशर्ते कि आप कॉमनवेल्थ देशों से आते हों। कॉमनवेल्थ देश क्या होते हैं? तो कॉमनवेल्थ देश वे होते हैं
जिन देशों पर कभी न कभी इंग्लैंड का राज रहा था, उसे ही कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। देश, आप लोग एक खेल का नाम सुने होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी वही है जो कभी न कभी इंग्लैंड का उपनिवेश रहा था, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का कॉलोनी रहा था, तो उसे ही हम लोग कहते हैं कॉमनवेल्थ। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आप कॉमनवेल्थ देशों से आते हैं तो आपको जो है ये ऑर्डर ऑफ मेरिट मिल सकता है, बशर्ते कि आप बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के हाथों डीला मेयर यानी कि वाल्टर डीला मेयर को 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला था। चलिए अब जो है इनके बारे में कुछ एक दो पॉइंट और अलग से देख लेते हैं कि इनकी दो रचनाओं के बारे में तो आपने सीख लिया, क्या क्या, तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों के लिए कविताएं, और दूसरा पीकॉक पाई। अब जो है ना इनकी तीसरी रचना के बारे में समझिए। इनकी तीसरी रचना है जिसका कि नाम है द लिसनर्स, और चौथी रचना है सीटन्स ऑन्ट, यानी कि द लिसनर्स एंड सीटन्स ऑन्ट। तो ये इन रचनाओं के बारे में भी आप याद रखिएगा। तो कौन कौन सी रचनाएं हो गई, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई, द लिसनर्स एंड सीटन्स ऑन्ट। अब जो है इनका ऑक्यूपेशन क्या था, इनका पेशा क्या था, तो ये शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे और साथ साथ में जो है पोएट तो थे ही, यानी कि पोएम्स तो लिखा ही करते थे, अर्थात ये लघु कथाकार एवं कवि थे। अब कहते हैं कि ये जो है अपने पिता के दूसरी पत्नी के संतान थे, अर्थात इनके पिता जो है एक शादी नहीं किए थे, दो शादी किए थे, तो दूसरी पत्नी से ये वाल्टर डीला मेयर का जन्म हुआ था। आप याद रखिएगा कि इंग्लैंड में दूसरी शादी करना ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे एक आदमी के 2-4 बेबियाँ जो है होती ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शादी होती है, 5 साल इनसे, 5 साल उनसे, 10 साल उनसे। वहाँ पे जन्मों जन्मों का जो है कोई सिद्धांत नहीं है, 7 जन्मों का तो कोई वहाँ पे फंडा ही नहीं है। वहाँ पे बस 5 साल उनसे, 10 साल उनसे, 15 साल उनसे, ऐसे करिए बस आपकी ज़िंदगी उसी में कट जाती है। तो ये कुल मिलाकर वाल्टर डीला मेयर की जीवनी है, बायोग्राफी है। तो मेरे ख्याल से आपने बायोग्राफी को समझ लिया होगा बढ़िया से। तो अब चलिए दोस्तों आते हैं कविता पे और ये देखते हैं कि कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ये बहुत ही छोटी सी कविता है, मात्र 7 पंक्तियों की कविता है, 7 लाइन्स की कविता है। उसे जो है हम 2-3 मिनट में निपटा देंगे। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हेयर लाइज यानी कि यहाँ पड़ी हुई है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एक बहुत ही सुंदर महिला। कवि के शब्दों में कवि कहते हैं कि यहाँ पड़ी हुई है एक बहुत ही सुंदर महिला। अब देखिए एपिटैफ है ना, चैप्टर का नाम क्या है, एपिटैफ यानी कि स्मृति लेख। तो कवि जो है ना एक महिला की यादों में जो है ये कुछ बातें जो है कर रहे हैं, उस महिला को बता रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत महिला थी, बहुत ही सुंदर थी। तो वही जो है ना उनका ही देहांत हो गया है, तो उनको जो दफना दिया गया है, तो उसी के बारे में यह कह रहे हैं कि यहाँ पड़ी हुई है एक बहुत ही खूबसूरत महिला। यहाँ पे देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ना, तो अगर ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर द तो नहीं लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रही है। इसका मतलब भावनाओं को समझिएगा कि कवि जो है इस महिला को इतना सुंदर बता रहे हैं ना कि उसकी किसी से तुलना ही नहीं, वो अतुलनीय थी, इतनी सुंदर थी उनकी नज़रों में। तो यही कह रहे हैं हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पड़ी हुई है एक बहुत ही खूबसूरत महिला। अब आगे है लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हर्ट वाज सी, वह जो है हमेशा इधर से उधर भटकती रहती थी, अर्थात कुल मिलाकर अगर कहें एक लाइन में तो वह अपने पापा की परी थी। पापा की परी ही ना इधर से उधर भटकती रहती है बिना मतलब के, तो वही कह रहे हैं। तो वह जो है हमेशा इधर से उधर भटकती रहती थी, अर्थात कहने का मतलब है कि वह कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी, बस केवल जो है ना सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, तो बस इधर से उधर घूमना उनका मुख्य काम था।
अब आगे कहते हैं, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मैं सोचता हूं कि वह जो है इंग्लैंड के पश्चिम भाग की सबसे खूबसूरत महिला थी। बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज, लेकिन सुंदरता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सुंदरता गुजर जाती है। हाउ एवर रेयर इट बी, भले ही वह कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, लेकिन सुंदरता जो है एक दिन खत्म हो ही जाती है, एक दिन गुजर ही जाती ही है। इसका सदा सदा के लिए रहना संभव नहीं है, ये कभी न कभी खत्म हो ही जाती है। अब आगे कहते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं, क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना, तो जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो जब कभी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन इसे याद करेगा, इंग्लैंड के इस पश्चिमी भाग में जो है इस लेडी को कौन याद करेगा। इसका मतलब देखिए दोस्तों कि कभी जो है इशारों में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आप जो है ना अपनी सुंदरता का घमंड मत कीजिए, सुंदरता पे मत इतराइए। सुंदरता जो है ना क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंट है, ये कितना भी रेयर, देखिए सुंदरता के दो क्वालिटी होती है। पहला तो यह रेयर होती है, मतलब सभी को नहीं मिलती है सुंदरता, खूबसूरती जो है ना सभी को नहीं मिलती है, ये बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है, किसी किसी को मिलती है। लेकिन साथ में अगर मिलती भी है किसी को तो यह जो है ट्रांजिएंट है, यह क्षणभंगुर होती है, ये सदा के लिए नहीं रहती है, कुछ ही समय के लिए रहती है और फिर जो है उनके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ ही जाती है। और जब झुर्रियाँ आ जाती हैं ना तो आप कितना भी फेयर लवली लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, आप जैसे पहले थे वैसे नहीं दिख सकते हैं, ये सदा सत्य है, इस बात को आप मानिएगा। इसलिए कभी कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में आए हैं, इस धरती पे आए हैं, तो कुछ अच्छा काम कीजिए। कहते हैं ना कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डच, यानी कि आपकी सुंदरता जो है ना चेहरे से नहीं चरित्र से झलकती है। आपका चेहरा कैसा है ये मायने नहीं रखता है, आपका चरित्र कैसा है ये मायने रखता है। आप काले हैं या गोरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लंबे हैं या नाटे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मोटे हैं या पतले हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो है शहर से हैं या गांव से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इंग्लैंड से हैं, आप अमेरिका से हैं या फिर आप किसी अफ्रीकन कंट्री से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके रंग नस्ल सब जो है ना कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो केवल आपका चरित्र, आपने अपनी जिंदगी में किया वही जो है आपको दुनिया में याद रखवाने के लिए काफ़ी होता है, सुंदरता नहीं। ये अलग बात है कि किसी किसी की सुंदरता इतनी ज़्यादा सुंदर हो जाती है कि मतलब जो है सूर्या राय बन जाती है, तो ये सब अलग बात है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो सुंदर होता है ना, उनकी सुंदरता को कौन जानेगा बाद में, अगर वो कुछ अच्छा काम नहीं करेगा तो कौन जानेगा उसको। तो इसलिए दोस्तों आप लोग भी जो है ना अपनी लाइफ में इस बात को याद रखिएगा कि अपनी सुंदरता पे ज़्यादा इतराना नहीं है, अच्छा काम करना है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है और दुनिया में कुछ अपना नाम करना है। तो चलिए दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ जो है हम आज की वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम जो है 2-4 इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जो कि ट्रू एंड फॉल्स के लिए बोल रहा है कि लगाइए जो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है, जो क्वेश्चन है, द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी। कवि जो है उस महिला के लिए अपनी सैड फीलिंग को यानी कि दुख भरी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हाँ दुख भरी भावनाओं को ही तो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, टी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री। ये लेडी जो है, महिला जो है नॉर्थ साइड से आती है क्या, देश के उत्तरी भाग से आती है? तो नहीं, गलत बात है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि वेस्ट कंट्री से आती है, पश्चिमी भाग से आती है, इसका मतलब ये एफ हो जाएगा। तीसरा है, द पोएट कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि जो है उस महिला को सबसे सुंदर महिला का दर्जा देते हैं, सबसे सुंदर महिला मानते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू होगा। अगला है, ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर
इफ वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट। सुंदरता जो है हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है अगर हम इसका प्रॉपर रूप से जो है देखभाल करें। कैसे? ये तो बिल्कुल असंभव बात है ना, गलत बात है। ये जो है एफ हो जाएगा। आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, एक समय के बाद झुर्रियां पड़नी ही है और उसके बाद जो है कोई फेयर लवली काम नहीं करता है। तो इसलिए जो है ना, आप कितना भी देखभाल कर लें सुंदरता गायब हो ही जाती है। इसलिए ट्रू नहीं, फॉल्स होगा। अगला है देयर आर अदर पर्सन्स हु ऑल्सो नो द लेडी। आप जो है कह रहे हैं कि कुछ और भी लोग हैं जो उस लेडी को, उस महिला को जानते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है। उस महिला ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो उसे कोई और जानता। तो इसका मतलब ये जो है फॉल्स है। और लास्ट का क्वेश्चन है द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर। कवि को लगता है कि उनकी मृत्यु के बाद उस महिला को कोई याद नहीं रखेगा। तो बिल्कुल सही बात है। कवि जो है डर रहे हैं ना, जो एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। क्लियर कट लिख रहा है ना कि जब मैं मर जाऊंगा तो इस महिला को कौन याद रखेगा। तो इसका मतलब ये जो है टी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही आपके जो है ना ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस थे। अब मेरे ख्याल से आपका ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन की घंटी बनी हुई है उसे भी दबा दें, ताकि यहाँ पर जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चली जाए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए कुशवाहा अकेडमी दरभंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।